हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं द दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 और ये लास्ट माइनर एक्ट है सीबीआई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद आपके पास टोटल 8 डेज बचते हैं जिसमें आप फुल्ली रिवाइज कर सकते हो मल्टीपल टाइम। मैंने जितने भी एक्ट्स दिए हैं, जितने भी माइनर एक्ट्स दिए हैं, सारे माइनर एक्ट मैंने कवर कर लिए हैं। आप मल्टीपल टाइम उसको स्पीड बढ़ा के मेरे वीडियोस को 1.5 और 2x पे स्पीड करके आप मल्टीपल टाइम सुनो उसको एंड उसके बाद आप MCQ सॉल्व कर लो। आपका डेफिनेटली एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस एक्ट के साथ। तो ये एक जो दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 है वो बहुत ही छोटा एक्ट है जिसमें मात्र हमारे 6 सेक्शंस हैं। 6A तक है बट 6A भी जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस एक्ट के साथ। सो बिफोर कमिंग टू द सेक्शन पार्ट हम देखते हैं कि ये एक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका इनैक्टमेंट डेट क्या है। तो इस एक्ट को हम दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 बोलते हैं। दिस इज़ द 25th नंबर ऑफ एक्ट ऑफ 1946। जैसे कि मैंने अपने हर एक्ट में बताया था, ये जो नंबर होती है ये वैसे नंबर होती है जो बताता है हमें कौन सा नंबर का एक्ट है जो इस ईयर में इनैक्ट हुआ था। तो ये 25th नंबर का एक्ट है जो 1946 में इनैक्ट हुआ था। अब हम चलते हैं इनैक्टमेंट डेट पर, जो कि है 19 नवंबर 1946। ये है हमारा इनैक्टमेंट डेट। इस दिन हमारा एक्ट जो है इनैक्ट हो गया था। इस दिन प्रेसिडेंट ने हमारे दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 को अपना एसेंट दे दिया था और वो बिल से एक एक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था। ये देखेंगे कि इस एक्ट को लाया क्यों गया, क्या ऑब्जेक्टिव था इस एक्ट को लाने के पीछे। तो ये था एन एक्ट टू मेक प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए स्पेशल पुलिस फोर्स इन दिल्ली फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंस इन द यूनियन टेरिटरी फॉर द सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेड फोर्सेस एंड फॉर द एक्सटेंशन टू अदर एरियाज ऑफ द पावर एंड जुरिसडिक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द सेड फोर्स इन रिगार्ड टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सेड ऑफेंसेस। यानी कि ये जो एक्ट है ये प्रोविजंस बना रहा है किस चीज़ के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, स्पेशल पुलिस फोर्स का जो दिल्ली में है। और वो दिल्ली में क्यों है, ताकि वो इन्वेस्टिगेशन कर सके सर्टेन ऑफेंस का यूनियन टेरिटरी में, और वो सुपरिटेंडेंस भी करे और एडमिनिस्ट्रेशन भी करे वैसे फोर्स का, दिल्ली पुलिस फोर्स का, और एक्सटेंशन भी करे दूसरे एरियाज़ में अपना पावर और जुरिसडिक्शन किसका, मेंबर का और उस फोर्स का, यानी कि स्पेशल पुलिस फोर्स का, ताकि इन्वेस्टिगेशन किया जा सके ऑफेंसेस का अच्छी तरह से। यानी कि इस एक्ट को बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव यही था कि वो स्पेशल पुलिस फोर्स का कॉन्स्टिट्यूशन करे दिल्ली में ताकि इन्वेस्टिगेशन हो सके सर्टेन ऑफेंसेस का, और यूनियन टेरिटरी में ताकि सुपरिटेंडेंस कर सके, उस पर कंट्रोल कर सके, उसको एडमिनिस्ट्रेशन कर सके उस फोर्स का, यानी कि स्पेशल पुलिस फोर्स का, और एक्सटेंशन कर सके इसकी पावर अदर एरिया में और जुरिसडिक्शन मेंबर की, और जो है किसके मेंबर की, पुलिस स्पेशल पुलिस फोर्स के मेंबर की, ताकि वो इन्वेस्टिगेशन कर सके सर्टेन ऑफेंसेस में। ठीक है, तो ये था ऑब्जेक्टिव। फिर हमें क्या बताता है, वेयर एज इट इज़ नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट अ स्पेशल पुलिस फोर्स इन दिल्ली फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस इन यूनियन टेरिटरी एंड टू मेक प्रोविजन फॉर द सुपरिटेंडेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेड फोर्स एंड फॉर द एक्सटेंशन ऑफ अदर एरिया ऑफ द पावर एंड जुरिसडिक्शन ऑफ द सेड फोर्स इन रिगार्ड टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सेड ऑफेंसेस। तो ये सेम चीज़ दी गई है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, वो सेम चीज़ है। ठीक है, तो अब चलते हैं डायरेक्टली अपने सेक्शंस की तरफ। तो ये क्या बताता है, जो पहला सेक्शन है वो हमें शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट बताता है। तो शॉर्ट टाइटल में जैसे हम हर एक्ट में देखते हैं, शॉर्ट टाइटल जो होता है उसमें बताया जाता है एक्ट का नाम क्या है। तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। ठीक है, और ये एक्सटेंड कहाँ तक करता है, ये होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड करता है। ठीक है, इसका एक्सटेंशन कहाँ तक है, होल ऑफ इंडिया, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, होल ऑफ इंडिया में, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा ये एक्ट। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि है 1A सेक्शन, और ये जो है ये अमेंडमेंट से हमारा ऐड हुआ है 1A सेक्शन, और ये जो 2003 अमेंडमेंट से हमारा ऐड हुआ है। तो 1A अगर पूछ लिया आपसे क्वेश्चन कब ऐड हुआ है, तो दिस इज एडेड इन 2003। ठीक है, फिर उसके बाद बता रहा है, जो वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज हियर इन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन सेंट्रल विजिलेंस एक्ट ऑफ 2003 शैल हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइंड टू देम इन दैट एक्ट। अब मैंने आपको बताया था ये सेम सेक्शन के बारे में जब हम सिविल विजिलेंस एक्ट
पढ़ रहे थे और उसमें सेक्शन नंबर 26 में सारे अमेंडमेंट दिए हुए थे। सिविल विजिलेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 26 में सारे अमेंडमेंट दिए हुए थे जो दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट के अमेंडमेंट थे। तो उस वक्त हमने पढ़ा था कि जो वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन जो यूज़ हो रहे हैं ना यहाँ पे और डिफाइन नहीं किए गए इस एक्ट में, दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट में, तो उसका सेम मीनिंग होगा जो सेंट्रल विजिलेंस एक्ट ऑफ 2003 में दिया हुआ है, ठीक है। और वही मीनिंग मान के हम इस एक्ट में भी चलेंगे। तो यही इंटरप्रिटेशन सेक्शन में बताया गया है, ठीक है। और अगर आपने अभी तक देखा नहीं है सेंट्रल विजिलेंस एक्ट ऑफ 2003 के सीरीज़, तो आप उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और मैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगी, तो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं फर्दर। और मैंने सारे एक्ट्स, माइनर एक्ट कवर किए हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, फिर PMLA भी कवर किया है मैंने, एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी कवर किया है। तो आपको इन सारी चीज़ों की वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, तो आप जाके चेक कर लीजिए अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है, और मल्टीपल रिवाइज कीजिए बिफोर गोइंग टू द फाइनल एग्जाम, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है सेक्शन नंबर 2, जो हमें बता रहा है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ द स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट, ठीक है। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, तो नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग इन द पुलिस एक्ट ऑफ 1861 द सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट अ स्पेशल पुलिस फोर्स टू बी कॉल्ड एज दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट फॉर द इन्वेस्टिगेशन इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ द ऑफेंस नोटिफाइड इन सेक्शन 3, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि कुछ भी दिया है पुलिस एक्ट ऑफ 1861 में, ठीक है, उसको छोड़ के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो क्या करेगी, वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगी, स्पेशल पुलिस फोर्स कॉन्स्टिट्यूट करेगी, जिसको हम दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट बोलेंगे। और वो किस लिए होगा, ताकि इन्वेस्टिगेशन हो सके किसी यूनियन टेरिटरी में ऑफेंसेस का जो कि सेक्शन 3 में दिए गए हैं। यानी कि इसमें सिंपली बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी स्पेशल पुलिस फोर्स, जिसको हम दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट कहेंगे। और उस किस लिए कंस्टिट्यूट होगा, ताकि इन्वेस्टिगेशन कर सके यूनियन टेरिटरी में ऑफेंसेस का। कौन से ऑफेंसेस, जो भी नोटिफाइड किए हैं सेक्शन 3 में, जो हम नीचे देखने वाले हैं, ठीक है। अब ये सबसेक्शन 2 जो है वो हमें क्या बता रहा है, सब्जेक्ट टू एनी ऑर्डर विच सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक इन दिस बिहाफ मेंबर ऑफ द सेट पुलिस स्टैब्लिशमेंट शैल हैव थ्रू आउट एनी टेरिटरी in relation to the investigation of such offence and arrest of person concerned in such offences all the power, duties, privilege and liability which police officer of that union territory have in connection with the investigation of offence committed therein। यानी कि यहाँ क्या बता रहा है, subject to the order विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक इन दिस बिहाफ, यानी कि जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर इस बिहाफ में बनाया है तो उसको हम फॉलो करेंगे, उसको सब्जेक्टेड किया गया है, ठीक है, उसको हम फॉलो करेंगे, उसको फॉलो करना है इस बिहाफ में, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ एडिशनल ऑर्डर्स दिए हुए हैं तो, ठीक है। और अगर नहीं दिए हैं तो जो भी मेंबर है ना पुलिस स्टैब्लिशमेंट का, ठीक है, वो क्या करेगा, उसके पास पावर होगा कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सके ऑफेंसेस का और अरेस्ट कर सके पर्सन को जो भी उस ऑफेंस से कंसर्न है, कहाँ पे, यूनियन टेरिटरी में, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेट कर सकता है और अरेस्ट भी कर सकता है पर्सन कंसर्न का, और उसके पास पावर भी होंगे, ड्यूटीज़ भी होगी, प्रिविलेज भी होगी, लाइबिलिटी भी होगी, जो उस पुलिस ऑफिसर की होगी उस यूनियन टेरिटरी में, उस इन्वेस्टिगेशन के कनेक्शन में, उस ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन के कनेक्शन में जो कि कमिट हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर हम सिंपल वर्ड में समझे तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि जो भी मेंबर होंगे ना सेट पुलिस स्टैब्लिशमेंट के, यानी कि दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट के, उसके पास पावर होगा इन्वेस्टिगेशन करने का ऑफेंसेस से रिलेटेड और अरेस्ट करने का, जो भी पर्सन कंसर्न है उस ऑफेंस से उसका अरेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और वो अरेस्ट जो है करते टाइम में उसके पास पावर होगी, ड्यूटीज़ होगी, प्रिविलेज होगी और लाइबिलिटी होगी, जो पुलिस ऑफिसर की होती है उस यूनियन टेरिटरी में, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी में आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो आपके पास सारे पावर, ड्यूटीज़, प्रिविलेज और लाइबिलिटीज़ है जो पुलिस ऑफिसर की होती है उस यूनियन टेरिटरी में। और ये सब्जेक्टेड किससे होगा, तो ये सब्जेक्ट होगा उस ऑर्डर से जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट इस बिहाफ में बनाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सब क्लॉज की तरफ, जो कि है सब क्लॉज 3। इसमें बताया जा रहा है एनी मेंबर ऑफ द सेट पुलिस स्टैब्लिशमेंट ऑफ और अबव द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर मे सब्जेक्ट टू एनी ऑर्डर विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मे मेक इन दिस बिहाफ एक्सरसाइज इन any union territories any of the power of the officer in charge of the police station in the area in which he is for the time being, and so exercising such power shall subject to such
order as aforesaid be deemed to be an officer in charge of the police station discharging function of such officer within the limit of the station। यानी कि यहाँ बताया जा रहा है अगर कोई मेंबर है पुलिस स्टैब्लिशमेंट की, ठीक है, और जो है अबव रैंक की, जो सब इंस्पेक्टर के अबव रैंक की होगी, यानी कि कोई मेंबर है पुलिस स्टैब्लिशमेंट के और उसका रैंक जो है सब इंस्पेक्टर से अबव है, वो क्या करेगा, सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक इन दिस बिहाफ एक्सरसाइज इन द यूनियन टेरिटरी एनी ऑफ द पावर। वो क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा यूनियन टेरिटरी में कोई भी पावर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन का उस एरिया में जिसमें उसको उस टाइम के लिए एक्सरसाइज कर रहा है वो पावर, ठीक है, और सब्जेक्ट टू एनी सच ऑर्डर्स एज अफोरसेड, यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है तो उसके सब्जेक्टेड होके और उसको माना जाएगा कि वो ऑफिसर इंचार्ज है उस पुलिस स्टेशन का जो डिस्चार्ज कर रहा है फंक्शन उस ऑफिसर का उस लिमिट में, स्टेशन के लिमिट में। यानी कि अगर हम सिंपल वर्ड में समझना चाहें तो कोई भी पर्सन, कोई भी मेंबर जो होगा उस पुलिस स्टैब्लिशमेंट का, जो उसका रैंक जो है सब इंस्पेक्टर से अबव होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो एक्सरसाइज करेगा यूनियन टेरिटरी में कोई भी पावर जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास पावर होता है ना, वो पावर वो एक्सरसाइज करेगा उस यूनियन टेरिटरी में। और जब वो एक्सरसाइज करेगा ना तो उसको माना जाएगा कि वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ही है उस स्टेशन के अंदर। जब वो इसका पावर एक्सरसाइज करेगा तो उसको ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ही माना जाएगा। लेकिन जब ऐसी चीज़ होगी तो वो सब्जेक्टेड टू द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। तो जो भी ऑर्डर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ दिया इस बिहाफ में तो उसको सब्जेक्ट करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए ही ऐसी पावर एक्सरसाइज की जाएगी उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो सब इंस्पेक्टर रैंक से अबव होगी और जो एक्सरसाइज कर रहा है पावर ऑफ इंचार्ज, ठीक है, इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन का पावर एक्सरसाइज कर रहा है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि है सेक्शन नंबर 3। इसमें क्या बताया जा रहा है, ऑफेंस टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट। अब ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट कौन करेगा, तो स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो नोटिफिकेशन देगी ऑफिशियल गैजेट में और स्पेसिफाई करेगी ऑफेंसेस और क्लास ऑफ ऑफेंसेस जो कि इन्वेस्टिगेट किया जाएगा दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट के द्वारा। यानी कि किस ऑफेंसेस और किस क्लास ऑफ ऑफेंसेस के रिगार्डिंग ये इन्वेस्टिगेशन करेगी दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट, वो कौन डिसाइड करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि है सेक्शन नंबर 4। ये बता रहा है सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट के बारे में। तो जो सुपरिटेंडेंस होता है स्पेशल दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट का, इन सो फार एज इट रिलेट टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस alleged to have been committed under the Prevention of Corruption Act of 1988 shall vest in the commission। यानी कि जो भी सुपरिटेंडेंस का पावर होता है ना, कंट्रोलिंग का पावर, देखने का, नज़र रखने का पावर जो होता है दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट के ऊपर, ठीक है, वो रिलेट क्या, इन्वेस्टिगेशन से जो रिलेटेड होता है पावर, वो जो है वो किसके पास होगा, अब वो जो है कमीशन के पास होगा। और वो जो ऑफेंस है ना वो कमिट किसके अंदर होना चाहिए, वो इस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988 के अंदर वो ऑफेंस कमिट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा सबसेक्शन 1 हो गया। इसमें बस सिंपली यही बोल रहा है जो भी सुपरिटेंडेंस पावर होंगी ना दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट की जो कि इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है वो कमीशन के पास होगी। और इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ के लिए हो रहा है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988 के अंदर जो भी ऑफेंसेस दिए गए उससे रिलेटेड ऑफेंसेस का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ठीक है। अब सबसेक्शन 2 बोल रहा है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1 द सुपरिटेंडेंस ऑफ द सेट पुलिस स्टैब्लिशमेंट इन ऑल अदर मैटर शैल वेस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि सबसेक्शन 1 में जो भी दिया गया है उसको ध्यान में रख के उसको सब्जेक्ट करते हो सेव करके, ठीक है। सुपरिटेंडेंस जो होगा उस पुलिस फोर्स का अदर मैटर में, अदर देन जो सबसेक्शन 1 में दिया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, ठीक है। अब सबसेक्शन 1 में हमने देखा था कि पावर है कमीशन के पास, कमीशन के पास सुपरिटेंडेंस की पावर है जब वो रिलेट कर रहा है इन्वेस्टिगेशन से, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस से रिलेटेड मैटर है तो पावर है कमीशन के पास सुपरिटेंडेंस से। लेकिन जब अदर मैटर है तो सुपरिटेंडेंस का पावर कितना है, किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो याद रखिएगा। अब हम चलते हैं सबसेक्शन 3 के पास। इसमें बोल रहा है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेट पुलिस स्टैब्लिशमेंट शैल वेस्ट इन एन ऑफिसर अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर इन आफ्टर रेफर्ड टू एज डायरेक्टर हु शैल exercise in respect of that police establishment such of the power exercised by Inspector General of Police in respect of the police force in a state as the central government may specify in this behalf।
अब इसमें बताया जा रहा है जो एडमिनिस्ट्रेशन का पावर होगा ना, स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन का पावर होता है वो किसके पास होता है, वो ऑफिसर के पास होता है जिसको अपॉइंट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन दिस बिहाफ। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट फोर्स की, स्पेशल पुलिस फोर्स के एस्टैब्लिशमेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा जो कि अपॉइंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसको यहाँ बोला जाएगा डायरेक्टर। ठीक है, और वो जो डायरेक्टर है वो एक्सरसाइज करेगा, क्या एक्सरसाइज करेगा, पुलिस एक्सरसाइज करेगा पावर एक्सरसाइज करेगा जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने, पुलिस का पावर होता है ना, वो ही एक्सरसाइज करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द पुलिस फोर्स इन अ स्टेट एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ। यानी कि इन सिंपल वर्ड हम समझे तो इसमें यही बोल रहा है कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होगी ना पुलिस से, स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट की, यानी कि स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट की, वो वेस्ट करेगा उस ऑफिसर के पास जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है इस बिहाफ में, और उसको हम डायरेक्टर बोलेंगे। ठीक है, और उस डायरेक्टर के पास सारे पावर होंगे जो एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पास होता है उस पुलिस फोर्स में। ठीक है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी इस बिहाफ में, तो उसके पास पावर किसके इक्विवेलेंट होगा, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पास जितने पावर होते हैं उतने ही पावर होंगे उस डायरेक्टर के पास भी, जो अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट की। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि है कमिटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, सेक्शन नंबर 4A। ठीक है, अब ये बता रहा है कमिटी, किस कमिटी, ताकि डायरेक्टर के जो अपॉइंटमेंट करेगा ना सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कैसे करेगा, आर्बिट्री मैनर में तो नहीं करेगा, तो कमिटी है जिसका रिकमेंडेशन लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, तब अपॉइंट करेगा उस डायरेक्टर को। तो ये सेक्शन नंबर 4A में बताया गया है, और इसके बारे में मैंने आपको सेंट्रल विजिलेंस एक्ट ऑफ 2003 के सेक्शन नंबर 26 में भी बताया था, बट फिर यहाँ मैं आप रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना अपॉइंट करेगी डायरेक्टर को, जो कि ऊपर के सेक्शन में हमने देख लिया है, ताकि वो रिकमेंडेशन करे कमेटी को, और वो कमेटी जो है ताकि वो रिकमेंडेशन ले कमेटी का डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, और वो जो कमेटी है उसमें कितने मेंबर होंगे, तो सबसे पहला जो मेंबर है, जो चेयरमैन भी होगा, वो होगा हमारा प्राइम मिनिस्टर, जो PM है होगी हमारे कंट्री की। जैसे कि अभी के टाइम में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो हो जाएंगे चेयरमैन। फिर जो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा ना, जो रिकॉग्नाइज किया जाएगा हाउस ऑफ पीपल में, और जहाँ कोई नहीं है वहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, तो लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी ये भी हो सकता है। ठीक है, तो मेंबर एक होगा हाउस ऑफ पीपल का, लीडर ऑफ अपोजिशन। याद रखिएगा हाउस ऑफ पीपल का है, राज्यसभा का नहीं है, काउंसिल ऑफ स्टेट का नहीं है। तो कभी भी क्वेश्चन में ये घुमा के पूछा जा सकता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा बिफोर गिविंग योर आंसर। ठीक है, फिर जो तीसरा मेंबर होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय हिम। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, ये जो थर्ड मेंबर है ये भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जिसको नॉमिनेट करेगा चीफ जस्टिस। ठीक है, ये 3 मेंबर जो है कमेटी में होंगे जिसके रिकमेंडेशन से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा। ठीक है, और जो है सेकेंड क्लॉज हमें बता रहा है कि नो अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर शैल बी इनवैलिड मेयरली बाय द रीजन ऑफ एनी वैकेंसी और एब्सेंस ऑफ द मेंबर ऑफ द कमिटी। अब कोई रिकमेंडेशन दे दी इस कमेटी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, आप इस बंदे को जो है आप अपॉइंट कर दो एज अ डायरेक्टर, देन जो है ये डिसीजन इनवैलिड नहीं होगा किसी भी रीज़न की वजह से कि वहाँ पे कोई वैकेंसी थी या कोई मेंबर एब्सेंट था उस कमेटी में, तो जो आपने जो भी डिसीजन दिया ना वो इनवैलिड होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सब सेक्शन की तरफ जो कि बता रहा है, अब ये जो कमेटी वाला सेक्शन है ना, ये वैकेंसी वाला सेक्शन, ये 2014 में ये सब्स्टिट्यूट हुआ था, यानी कि ये वैकेंसी से इनवैलिड नहीं हो जाएगा, ये 2014 के अमेंडमेंट से ये सब्स्टिट्यूट हुआ था। अब जो सब सेक्शन 3 है ये हमें बता रहा है कमेटी शैल रिकमेंड ए पैनल ऑफ ऑफिसर। अब ये जो कमेटी है वो रिकमेंड करेगी पैनल ऑफ ऑफिसर्स को, मतलब एक पर्सन को नहीं अपॉइंट करेगी कि हाँ एक पर्सन को अपॉइंट कर लिया और आप इसी को डायरेक्टर बना दो, वो पैनल डिसाइड करेगी, पैनल ऑफ ऑफिसर डिसाइड करेगी। और वो जब पैनल ऑफ ऑफिसर बनाएगी ना, तो उस वक्त बनाते टाइम वो क्या चीज़ कंसिडर करेगी, सबसे पहली चीज़ वो देखेगी ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, इंटीग्रिटी और एक्सपीरियंस इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एंटी करप्शन केसेस, कि जो पर्सन को हम रख रहे हैं पैनल में
उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, वो कितना सीनियर है, उस कितनी इंटीग्रिटी है उसके पास, किस चीज़ से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, इन्वेस्टिगेशन करने से रिलेटेड, एंटी करप्शन केसेस में इन्वेस्टिगेशन करने का कितना एक्सपीरियंस है। तो ये पहली चीज़ है, कंसिडर की जाएगी। दूसरा, वो जो पर्सन होगा ना उसको चूज़ किया जाएगा इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर्स के अमाउंट, ठीक है, उससे ही चूज़ किया जाएगा, जो कॉन्स्टिट्यूट होता है ऑल इंडिया सर्विस एक्ट ऑफ 1951। तो जो ऑल इंडिया सर्विस एक्ट ऑफ 1951 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है इंडियन पुलिस सर्विस, इसमें से ऑफिसर को चूज़ किया जाएगा और उसको ही डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये पैनल ऑफ ऑफिसर्स जो होंगे, ये दोनों चीज़ ध्यान में रखनी होगी, कितनी सीनियरिटी, इंटीग्रिटी और एक्सपीरियंस है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एंटी करप्शन केसेस में। दूसरी चीज़ वो जो है ऑल इंडिया सर्विस एक्ट ऑफ 1951 के अंदर इंडियन पुलिस सर्विस जो है उसके अंदर से ही उसको ऑफिसर्स को चूज़ करना है, ठीक है, उस कमिटी को। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है 4B। ये हमें बता रहा है टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे डायरेक्टर की सर्विस के, ठीक है। तो डायरेक्टर शैल नॉट बी स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्री कंटेन इन द रूल्स रिलेटिंग टू हिज कंडीशन ऑफ सर्विस कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस for a period not less than 2 years from the date on which he assumes office. The director shall not be transferred except with the previous consent of the committee referred to in 4A clause subsection 1, ठीक है। तो इसमें सिंपली यही बता रहा है कि टर्म इनकी कितनी होगी, 2 साल की टर्म होगी। जितने भी डायरेक्टर जो होंगे ना, अपॉइंट होंगे ना, उनकी टर्म्स जो है 2 साल से होगी, उस दिन से जिस दिन इन्होंने अज्यूम किया ऑफिस, जिस दिन इन्होंने होल्ड किया ऑफिस, उस दिन से 2 साल तक इनका टर्म होगा। और कंडीशन ऑफ सर्विस जो होगी ना, वो क्या होगी, वो वही होगी जो रूल्स में प्रिस्क्राइब किया होगा, वही कंडीशन ऑफ सर्विस होगी। और टर्म्स और ड्यूरेशन होगा 2 इयर्स, जिस दिन से उन्होंने अज्यूम किया है ऑफिस। अब किसी डायरेक्टर को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत हुई तो ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, ट्रांसफ़र तभी करेंगे जब कम्युनिटी का रिकमेंडेशन लेंगे तो ही, जो कि 4A के सबसेक्शन 1 में दिए। अब इनकी अपॉइंटमेंट के टाइम में कमेटी का रिकमेंडेशन चाहिए, तो जब भी ट्रांसफ़र करेंगे तब भी रिकमेंडेशन चाहिए हमें कमेटी का, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो हमारे पास है 4BA, और इसको 2014 अमेंडमेंट से इंस्टीट्यूट किया गया, याद रखिएगा, तो इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमें बता रहा है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के बारे में। अब डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन क्या होगा, तो देयर शैल बी a director or directorate of prosecution headed by a director who shall be an officer not below the rank of joint secretary to the government of India for conducting prosecution of the case under this act। तो क्या बताया जा रहा है कि एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा, जो कि जिसको हेड कौन करेगा, डायरेक्टर हेड करेगा, जिसको हमने देखा जिसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा कमेटी के रिकमेंडेशन पे। तो ये डायरेक्टरेट ऑफ पर्सनल जो होगा ना, उसको भी हेड करेगा ये डायरेक्टर, और जो कि है वो ऐसे पर्सन होंगे जिनका रैंक जो है जॉइंट सेक्रेटरी के नीचे नहीं हो सकता है गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। और वो कंडक्ट क्या करेगी, प्रोसिक्यूशन केस का। इस भी एक्ट के अंदर जो भी केसेस होंगे उसका प्रोसिक्यूशन कौन करेगी, डायरेक्टर ऑफ पर्सनेट करेगी, प्रोसिक्यूशन डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन करेगी, जो कि डायरेक्टर के अंडर एक्ट करेगी और जिसका रैंक जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सबसेक्शन 2 बोल रहा है ये जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे ना, उनका फंक्शन जो है वो ओवरऑल सुपरविज़न और कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टर, ये जो भी फंक्शन परफॉर्म करेंगे और इनका जो भी सुपरविज़न होगा और कंट्रोल होगा ना, वो डायरेक्टर के अंदर होगा। यानी कि डायरेक्टर हमेशा ऊपर होगा और डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है उसके नीचे होगा। तो इसका जो भी फंक्शन है और ड्यूटी है, जो भी और सुपरविज़न है, वो डायरेक्टर ही करेगी, ठीक है। ये हमारा सब क्लॉज 2 हो गया। अब सब क्लॉज 3 हमें बता रहा है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो अपॉइंट करेगी ये डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को, किसके रिकमेंडेशन पे, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे। अब जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ना, वो रिकमेंड करेगी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के लिए अपॉइंटमेंट के लिए। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा, जब डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगी कमेटी, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा कि उसमें मेंबर्स कौन कौन से होंगे। हमने ऊपर देखा था कि प्राइम मिनिस्टर होंगे, अपोजिशन पार्टी के लीडर होंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगी या कोई अदर सुप्रीम कोर्ट के जज जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया है। तो वो होगा डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के रिकमेंडेशन के लिए। अब डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के रिकमेंडेशन के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का रिकमेंडेशन लगेगा, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। फिर सबसेक्शन 4 हमें बता रहा है ये जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है ना, शैल नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेंट इन द रूल्स रिलेटिंग टू
हिज सर्विस, कंडीशन ऑफ सर्विस, कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस फॉर द पीरियड नॉट लेस देन 2 ईयर। ये इसका भी टर्म ड्यूरेशन कितना है, 2 साल तक, जब से वो उसने अज्यूम किया ऑफिस, यानी कि उसका सर्विस का कंडीशन होगा वही जो रूल में प्रिस्क्राइब किया गया है, और वो होल्ड करेगा ऑफिस डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन 2 साल तक जिस दिन से उसने अज्यूम किया है ऑफिस। ये हो गया 4BA। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 4C है, इसमें बताया जा रहा है अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड अबव, एक्सटेंशन एंड कर्टेलमेंट ऑफ देयर टेन्योर ETC। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो अपॉइंट करेगी ऑफिसर्स को किस पोस्ट के लिए, टू द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पोस्ट के लिए और उसके अबव के पोस्ट के लिए, लेकिन एक्सेप्ट क्या कर रहा है, डायरेक्टर को, डायरेक्टर नहीं हो सकता उसमें, और रिकमेंड करेगा एक्सटेंशन के लिए भी, कर्टेलमेंट के लिए भी उसका टेन्योर वैसे ऑफिसर्स को जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट में होंगे। ठीक है, और किसके रिकमेंडेशन से, इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे जिसका कॉन्स्टिट्यूशन नीचे दिया हुआ है। यानी कि इसमें बताया जा रहा है अपॉइंटमेंट कर रहे हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पोस्ट का, उसके पोस्ट का एक्सटेंशन भी कर सकते हैं और कर्टेलमेंट भी कर सकते हैं। तो कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, अपॉइंट करेगी ऑफिसर्स जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लेवल के होंगे या उसके ऊपर के लेवल के होंगे, लेकिन वो डायरेक्टर नहीं होंगे, क्योंकि डायरेक्टर का कॉन्स्टिट्यूशन हमने ऊपर देखा है, उसके अपॉइंटमेंट का भी ऊपर देख लिया हमने कैसे होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी रिकमेंडेशन पे कमेटी के। अब यहाँ जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका एक्सटेंशन भी कर सकती है ड्यूरेशन उसका टर्म का, उसका कर्टेलमेंट भी कर सकती है, आधे में काट रोक भी सकती है उसका टेन्योर उस पर्सन का, उस ऑफिसर का जो कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के अंदर है। ठीक है, और जो इसकी अपॉइंटमेंट करेगी ना सेंट्रल गवर्नमेंट, वो किसके रिकमेंडेशन पे करेगी, ये भी कमेटी के रिकमेंडेशन पे होगी, लेकिन इसके मेंबर के कॉन्स्टिट्यूशन कुछ अलग है जो हम देखते हैं नीचे। तो सबसे पहला जो चेयरमैन होगा वो CVC होगा, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होगा, वो चेयरमैन होगा। फिर मेंबर होंगे विजिलेंस कमिश्नर, दूसरे मेंबर होंगे सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम, यानी कि होम मिनिस्ट्री में जो सेक्रेटरी होंगे वो होंगे एक मेंबर। फिर जो है सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के सेक्रेटरी भी होंगे एक मेंबर। ठीक है, तो ये 4 लोग जो है वो मेंबर होंगे इस कमेटी के, जो कि रिकमेंड करेगा अपॉइंटमेंट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या उसके अबव रैंक का। ठीक है, तो कौन कौन होंगे, चेयरमैन होंगे जो CVC होगा, फर्स्ट मेंबर होगा जो विजिलेंस कमिश्नर होगा, सेकंड मेंबर होगा जो कि होम मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी होगा, थर्ड मेंबर होगा जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल का सेक्रेटरी होगा। और प्रोवाइजो बोल रहा है कि जो कमेटी है ना वो कंसल्ट करेगी डायरेक्टर से बिफोर सबमिटिंग इट्स रिकमेंडेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी यहाँ पे भी एक अपर हैंड डायरेक्टर का हो रहा है। अब कमेटी ने कुछ डिसाइड कर लिया कि ये मेंबर होंगे जिसको हम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या अबव रैंक में अपॉइंट करेंगे, लेकिन उसको अपना सबमिशन करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रिकमेंडेशन लेना होगा डायरेक्टर का, उसके बाद ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना जो है रिकमेंडेशन सबमिट कर सकता है। ठीक है, अब सब क्लॉज 2 बोल रहा है जब भी रिसीव करेगा ना सब सेक्शन 1 के अंदर रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर वो क्या करेगा, ऑर्डर पास कर देगा जो इफेक्ट में लाएगा ऐसे रिकमेंडेशन, यानी कि वो अपॉइंट कर लेगा उस रिकमेंडेशन के हिसाब से सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या अबव रैंक के ऑफिसर्स को। ठीक है, ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 4C। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि है सेक्शन नंबर 5। ये हमें बता रहा है एक्सटेंशन ऑफ पावर एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट टू अदर एरिया। ठीक है, अब इनके पावर और जुरिस्डिक्शन के बारे में बताया जा रहा है और उनका एक्सटेंशन के बारे में बताया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो ऑर्डर पास कर सकती है और एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, इंक्लूडिंग रेलवे एरियाज, रेलवे इनका जो पावर है वो एक्सटेंड कर सकती है स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट का, और वो एक्सटेंड कर सकती है उस एरिया तक भी जहाँ पे रेलवे एरियाज़ है वहाँ पे भी, और इन अ स्टेट नॉट बीइंग यूनियन टेरिटरी, और कहाँ करेगी एक्सटेंड, स्टेट में करेगी जो, और यूनियन टेरिटरी में नहीं करेगी। ठीक है, और जो पावर और जुरिस्डिक्शन होंगे ना मेंबर्स के जो कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के मेंबर है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑफेंसेस का या क्लास ऑफ ऑफेंसेस का जो भी सेक्शन 3 में स्पेसिफाइड किया गया है उसके लिए, यानी कि जो है सेक्शन 5 हमें यही बता रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑर्डर देके एक्सटेंड कर सकती है किसी
एक्सटेंड कर सकती है पावर और जुरिस्डिक्शन किसी भी मेंबर का दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी ऑफेंसेस या क्लास ऑफ ऑफेंसेस के लिए जो कि सेक्शन 3 में मेंशन किया गया है, तो एक्सटेंड कर सकती है एरिया उसके लिए। और वो एरिया में क्या है, रेलवे स्टेट भी इंक्लूड हो सकता है, यानी कि वहाँ पे भी वो एक्सटेंड कर सकती है। लेकिन ये एरिया जो है स्टेट तक ही कन्फाइन होगा, यूनियन टेरिटरी तक उसका एरिया का एक्सटेंशन नहीं हो सकता है। अब इसका जो सब क्लॉज 2 है वो हमें बता रहा है, व्हेन बाय an order under subsection 1 the power and jurisdiction of the member of the said police establishment are extended to any such area a member thereof may, subject to any order which the central government may make in this behalf, discharge the function of the police officer in that area, and shall, while so discharging such function, be deemed to be a member of the police force of that area and be vested with the power, function and privilege and subject to liabilities of the police officer belonging to the police force। यानी कि जो ऑर्डर दे दिया गया आप सबसेक्शन 1 के अंदर कि आपका जो पावर है और जुरिस्डिक्शन है, जो पावर और जुरिस्डिक्शन है, मेंबर, आप एक मेंबर हो पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के, ठीक है, स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के, और आपके जो पावर्स है और जुरिस्डिक्शन है उसको एक्सटेंड कर रहा जा रहा है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सबसेक्शन 1 के अंदर एक्सटेंड कर दिया जा रहा है किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया तक, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्डर को मानते हुए अपना फंक्शन डिस्चार्ज करोगे उस पुलिस ऑफिसर के एज अ पुलिस ऑफिसर उस एरिया में, जिस एरिया में आपको डिस्चार्ज करने को बोला गया अपना फंक्शन, और आपको माना जाएगा कि आप मेंबर हो पुलिस फोर्स के जो उस एरिया में है ना, उस एरिया में जो भी पुलिस फोर्स है, आपको इस फंक्शन डिस्चार्ज करने के लिए आपको मान लिया जाएगा कि आप मेंबर हो उस पुलिस फोर्स के उस एरिया में, और आपके पास सारे पावर, फंक्शन और प्रिविलेज हैं, और लाइबिलिटी भी आपके पास है कि आप वो जो है पुलिस ऑफिसर्स उस एरिया में जो भी है ना, उनके पास जो भी पावर, फंक्शन, प्रिविलेज है और जो भी उनको लाइबिलिटी उनके ऊपर लगती है, ये सारी चीज़ आप पर भी एप्लीकेबल होगी जब आप एक्सरसाइज करोगे उस एरिया में अपना फंक्शन एज अ पुलिस फोर्स, ठीक है। अब सबसेक्शन 3 हमें बता रहा है, वेयर any such order under subsection 1 is made in relation to any area, then without prejudice to the provision of subsection 2, any member of Delhi special police establishment of or above the rank of sub inspector may, subject to the order which central government may make in this behalf, exercise the power of the officer in charge of the police station in that area when so exercising such power shall be deemed to be an officer in charge of the police station discharging the function of such officer within the limit of his station। यानी कि इसमें क्या बताया जा रहा है, जब कोई ऑर्डर जो सबसेक्शन 1 के अंदर दी गई है, ठीक है, उस एरिया के रिलेशनशिप में कि आपका एरिया और जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड किया जा रहा है, आप उस एरिया में भी आप एज ए स्पेशल पुलिस फोर्स एक्ट कर सकते हो, तो सबसेक्शन 2 को ध्यान में रखते हुए कोई भी मेंबर जो है ना दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट की, ठीक है, जो भी मेंबर होंगे जिनका रैंक जो है सब इंस्पेक्टर के बराबर है या उनसे अबव है, ठीक है, जो अबव है सब इंस्पेक्टर रैंक के ऊपर हैं, तो वो क्या करेंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज करेंगे पावर उस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन का उस एरिया में, और जब पावर एक्सरसाइज करेंगे तो उनको मान लिया जाएगा कि वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में है और वो डिस्चार्ज कर रहे हैं वैसा फंक्शन जो ऑफिसर डिस्चार्ज करता है उस स्टेशन में, ठीक है। अब हमने सबसेक्शन 2 में ये देखा था कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एरिया एक्सटेंड कर दिया, जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड कर दिया किसी पुलिस ऑफिसर का, तो फिर वो उस एरिया में अपना फंक्शन एक्सरसाइज करेगा, पावर एक्सरसाइज करेगा, उसके पास सेम पावर होंगे जो उस एरिया के पुलिस ऑफिसर के पास होते हैं, उनको माना जाएगा कि वो उसी एरिया के पुलिस ऑफिसर है उस पावर और फंक्शन एक्सरसाइज करने के लिए। अब सबसेक्शन 3 में बोल रहा है कि जो भी इंस्पेक्टर जो होंगे ना, सब इंस्पेक्टर के रैंक के ऊपर के हैं, ठीक है, तो जब वो एक्सरसाइज करेंगे ना ऐसा पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको वेस्ट किया है कि आप एक्सरसाइज करो पावर या फंक्शन डिस्चार्ज करो अपना उस एरिया में, तो जो भी पर्सन जो सब इंस्पेक्टर रैंक के ऊपर होंगे ना, उनको मान लिया जाएगा कि वो पुलिस इंचार्ज है उस एरिया के, और उनके पास सारे पावर होंगे जो इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास पावर होता है, और वो एज अ इंचार्ज ऑफ पुलिस ही एक्ट करेंगे उस स्टेशन की, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेक्शन नंबर 5। अब हम अपने आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि है सेक्शन नंबर 6, ठीक है, सेक्शन नंबर 6, और इसको सब्स्टिट्यूट किया गया है 1952 के एक्ट से, ठीक है, 1952 के एक्ट से इसको सब्स्टिट्यूट किया गया है।
अब ये एक छोटा सा सेक्शन है जो हमें बता रहा है कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज द पावर एंड जुरिसडिक्शन। कंसेंट लगेगी स्टेट गवर्नमेंट की जब आप पावर और जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करोगे। तो नथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 5 शैल बी डीम्ड टू इनेबल एनी मेंबर ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट टू एक्सरसाइज पावर एंड जुरिसडिक्शन इन एनी एरिया इन अ स्टेट नॉट बीइंग यूनियन टेरिटरी और रेलवे एरिया विदाउट द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दैट स्टेट। यानी कि क्या बताया जा रहा है, सेक्शन 5 में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर तो दे दी, आपका जुरिसडिक्शन एक्सटेंड तो कर दिया कि आप किसी और एरिया में भी अपना पावर एक्सरसाइज कर सकते हो। लेकिन जब आप दूसरे एरिया में एक्सरसाइज करोगे ना पावर, तो अगर वो दूसरे स्टेट का एरिया है तो आपको स्टेट के गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन जब वो यूनियन टेरिटरी का है और रेलवे का है तो आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी और रेलवे ये दोनों जो है सेंट्रल के पास ही पावर होती है इसकी। तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर पावर दे दिया, डिसाइड कर लिया, तो ये इनफ होता है, आपको स्टेट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे स्टेट तक एक्सटेंड कर रही है वो पावर, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे एक्सटेंशन कर दिया जो स्टेट तक वो पावर जा रही है, तो फिर उस स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेना ज़रूरी है सेक्शन नंबर 6 के अंदर। और ये 1952 में क्या है, सब्स्टिट्यूट हुआ था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 6A। इसको 2003 अमेंडमेंट में इंस्टीट्यूट किया गया था। इसमें बता रहा है अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंडक्ट इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, यानी कि अप्रूवल चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए। तो इसमें यही बताया जा रहा था कि जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट है ना, वो कंडक्ट नहीं करेगी कोई भी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन किसी ऑफेंस से रिलेटेड जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में हुए हैं, जब तक प्रीवियस अप्रूवल नहीं ले लिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, और वो जो जब वो एलिगेशन रिलेट किससे करता है, एम्प्लॉय से। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो कि जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल के हैं या अबव लेवल के हैं, उनके ऊपर के लेवल के हैं ना, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी आपको स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट को। बिफोर इंक्वायरी जब आप करते हो उससे पहले आपको परमिशन लेनी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, या कोई ऐसे ऑफिसर इन्वॉल्व है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, या उनकी कॉरपोरेशन जो इस्टेब्लिश की गई है, या कोई सोसाइटी, कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी जो कि लोकल अथॉरिटी जो कंट्रोल की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सारे लोग जो है इनके जो भी इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी से पहले जो है स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए थी। और सब सेक्शन 2 में बोल रहा है जहाँ पे स्पॉट हो रहा है ना, स्पॉट अरेस्ट हो रहा है, उस जगह पे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट इस सेक्शन को ना, ये 2003 में इंस्टीट्यूट हुआ था, लेकिन उसके बाद ये सेक्शन को जो है ये ओमिट कर दिया गया, यानी कि स्ट्रक डाउन कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो इसको स्ट्रक डाउन किया गया है हमारे केस में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस डायरेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड अनदर के केस में जो है इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया है सेक्शन नंबर 6A। तो आज ये जो सेक्शन नंबर 6A है इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रक डाउन हो चुका है। और वो कब हुआ है, तो 6 मई 2014, डेट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। 6 मई 2014 में जो है ये स्ट्रक डाउन हो गया है इन द केस ऑफ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस डायरेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड अनदर के केस में। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा एक्ट ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। मैंने बिल्कुल अच्छे से कवर किया है, डिटेल में आपको एक एक चीज़ ब्रीफ में बताई है कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी होती हैं। इसके बाहर आपको बिल्कुल क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चन है आप इसको मल्टीपल टाइम इसको अगर रिवाइज़ कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। आप प्लीज़ स्पीड फास्ट कर ले ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और ये अच्छे से इसको रिवाइज़ कीजिए इसको और सारे अदर एक्ट्स को भी बिफोर गोइंग फॉर एग्ज़ाम। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल बाय माय साइड। दिस इज़ एडवोकेट ट्विंकल झा साइनिंग ऑफ टुडे सेशन। थैंक यू।